हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शंकरनाथ एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, एचएसएससी सीईटी एग्ज़ाम और एचटेट एग्ज़ाम के लिए जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 लेकर मैं इस वीडियो में आपके सामने हूं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों, सीईटी और एचटेट पेपर के अलावा ये क्वेश्चंस और सभी पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगे, तो आप इस प्रैक्टिस सेट को जरूर लगाइए। और जिनको एचएसएससी सीईटी और एचटेट देना है उनको तो फ़ायदा ही फ़ायदा इस प्रैक्टिस सेट में रहेगा। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। किसी भी भर्ती की पूरी जानकारी जानने के लिए या फिर किसी भी लिंक पीडीएफ फाइल वगैरह जान नोट्स के लिए दोस्तों टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस का सिलसिला। सबसे पहला क्वेश्चन आपका दोस्तों, पंपास चरागाह कहाँ पाए जाते हैं? तो जो पंपास चरागाह हैं दोस्तों, यानी कि पंपास घास के मैदान, सीधा सा आपसे पूछ लेगा पंपास घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं। ऑप्शन आपके हैं साइबेरिया। साइबेरिया देखिए दोस्तों रूस का भाग है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका या फिर भारत। तो इन ऑप्शंस में से आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों दक्षिणी अमेरिका। तो ये पंपास जो घास के मैदान है दोस्तों, ये दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। अगर यहाँ पर दोस्तों देशों के नाम देता, जैसे भारत दे दिया, साइबेरिया दे दिया, इस तरीके से स्थान दे दिया, जैसे उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका तो महाद्वीप हो गए, यहाँ पर दक्षिण अमेरिका राइट आंसर है, क्योंकि अर्जेंटीना में ये पाए जाते हैं पंपास घास के मैदान, और अर्जेंटीना है दोस्तों दक्षिण अमेरिका के अंदर। तो ध्यान रखना, कई बार ऑप्शन में दोस्तों अर्जेंटीना भी यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन अभी, सल्फर किस में आसानी से घुलनशील है? सल्फर इनमें से किस में आसानी से घुल जाता है? ए ऑप्शन पानी, बी अल्कोहल, जो तीसरा ऑप्शन सी है दोस्तों कार्बन डाइसल्फाइड या फिर सोडियम क्लोराइड। इन ऑप्शंस में से आपको आंसर करना है। तो इन ऑप्शंस में से आंसर आपका रहेगा दोस्तों कार्बन डाइसल्फाइड। जो सल्फर है दोस्तों वो कार्बन डाइसल्फाइड में आसानी से घुल जाता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन ये आपके हो गए हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन सल्फर वाला हो गया। इसके बाद क्वेश्चन है भाई, भारतीय संविधान में उल्लेख जो अनुच्छेद 36 से 51 किस रूप में है? यानी अनुच्छेद 36 से 51 दोस्तों क्या नाम दिया गया है जो अनुच्छेद इसमें आते हैं? तो मौलिक अधिकार, बी प्रस्तावना, सी राज्य के निर्देशक तत्व या फिर मौलिक कर्तव्य। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों आपका डीपीएसपी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी दोस्तों। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो तत्व हैं दोस्तों वे आर्टिकल 36 से 51 में रहेंगे। मौलिक अधिकारों की बात करता हूं दोस्तों, तो मौलिक अधिकार आपके रहेंगे 12 से 35 भाग 3 में। मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में दोस्तों 36 से 51, और मौलिक कर्तव्य जो चौथा ऑप्शन है दोस्तों वो रहेगा 51A और भाग 4A के अंदर दोस्तों। तो ये अब मैंने आपको सभी बता दिए हैं। प्रस्तावना का क्वेश्चन पहले भी बहुत बारी पूछा गया है। प्रस्तावना में दोस्तों 3 शब्द जोड़े गए थे। आज तक प्रस्तावना में एक इसी विधान संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन, जिसमें दोस्तों बहुत सारे जो न बदलाव संविधान के अंदर हुए थे, इसलिए इसे मिनी संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर अपने चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय जो उच्च न्यायालय है यानी कि हाई कोर्ट जो दोस्तों, उसके न्यायाधीश किसके द्वारा अपॉइंटमेंट किए जाते हैं? किसके द्वारा उनकी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है? ए ऑप्शन राज्यपाल, बी राष्ट्रपति, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर जो डी ऑप्शन है राज्य के मुख्यमंत्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो जितने भी हाई कोर्ट हैं दोस्तों उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है भी राष्ट्रपति के द्वारा। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश जो सीजेआई हैं दोस्तों वे हैं एन वी रमन्ना, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है दोस्तों पहली आदिवासी महिला, दूसरी महिला, झारखंड से इनका संबंध है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भी, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुना जाने के लिए एक नागरिक की निम्नतम उम्र, कम से कम उम्र क्या होनी चाहिए दोस्तों? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष या फिर 50 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी को ज़्यादा से ज़्यादा मालूम होगा, क्योंकि दोस्तों आसान इजी क्वेश्चन और यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा भी 35 वर्ष। देखिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर राज्यपाल दोस्तों तीनों ही पदों के लिए जो न्यूनतम उम्र है वो 35 वर्ष, यानी कम से कम 35 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए, तब आप ये है ना दोस्तों राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए नामांकित हो सकते हैं। 30 वर्ष दोस्तों होती है भी राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। 30 वर्ष होगी आपके राज्यसभा का सदस्य या कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ता है उसके लिए। 25 वर्ष होती है लोकसभा के सदस्य के लिए दोस्तों, 25 वर्ष। और जैसे कोई विधान दोस्तों 25 वर्ष लोकसभा और विधानसभा के लिए रहेगी, और सरपंच, पंच, जिला परिषद, नगर पालिका, इनमें कोई भी इलेक्शन लड़ता तो आपकी आयु होनी चाहिए भी 21 साल। तो ये मैंने सभी आयु से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, ये ध्यान रखना भी, आपका आगे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कहीं पे भी।
अगले क्वेश्चन पर इसके बाद चलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर की इकाई क्या है। उससे पहले दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। आप ही का दोस्तों ये है कि भी आप ही हैं तो हम हैं, आप ही के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और आपसे ही दोस्तों हम हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगला क्वेश्चन अभी, इलेक्ट्रिक पावर की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है। ए कैलोरी, बी जूल, सी वाट या डी फैराडे। ये बी जूल की जगह दोस्तों जूल आएगा, तो लेकिन जो है ना मिस प्रिंट टाइपिंग में कई बार हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा भी वाट। इलेक्ट्रिक पावर की इकाई है वाट दोस्तों। जो फैराडे यूनिट है दोस्तों वो जनरेटर वगैरह से संबंधित है। जूल जो है ये इकाई दोस्तों ऊर्जा की है और कैलोरी भी इसकी ऊर्जा की इकाई रहेगी दोस्तों। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो अभी, अंतिम मुगल शासक कौन था। यानी कि जो मुगल वंश चला दोस्तों उसमें अंतिम मुगल शासक कौन बना था। ऑप्शंस आपके हैं, बहादुर शाह प्रथम, अकबर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय या फिर बहादुर शाह द्वितीय है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना भी, जो 1857 की क्रांति से रिलेटेड आप सभी को पता ही चल गया होगा। इस क्वेश्चन का अंतिम जो है ना जो मुगल शासक कौन सा था। देखिए बहादुर शाह द्वितीय 1857 की क्रांति का था, लेकिन शाह आलम द्वितीय था इनका अंतिम शासक। ये ध्यान रखना भी, शाह आलम द्वितीय अंतिम मुगल शासक था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अभी, इलेक्ट्रिक पावर की। ये आपके दोनों ही क्वेश्चन हो गए हैं अभी, ये रिपीटेड थे। पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष में हुई थी। तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीईटी एग्जाम के लिए, पानीपत की दूसरी लड़ाई पूछी गई है। तीनों ही युद्धों का पानीपत का इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। देखिए पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 में भी। किस किस के बीच हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर जो है जीत गया था। 21 अप्रैल या 20 अप्रैल आपको ऑप्शन में मिलेगा। 21 अप्रैल आपका ठीक रहेगा दोस्तों, 21 अप्रैल 1526 को, जिसमें बाबर जीता दोस्तों, इब्राहिम लोदी की हार हुई। अब दूसरा युद्ध जो इस क्वेश्चन में पूछा लग गया लड़ाई, दूसरा हुई थी भी आपकी 5 नवंबर 1556 को दोस्तों। 5 नवंबर 1556 को अकबर वर्सेज हेमू। देखिए अकबर तो 14 साल का बच्चा था दोस्तों, तो उसका जो सेनापति था दोस्तों या फिर उसका अंगरक्षक हम बोल सकते हैं बैरम खां। बैरम खां और हेमू के बीच युद्ध हुआ था। जो हिंदू शासक था हेमू दोस्तों रेवाड़ी का शासक भी था। अंतिम और एकमात्र हिंदू शासक जो था दोस्तों, और रेवाड़ी हरियाणा से भी संबंधित था हेमू हेमचंद्र विक्रमादित्य का। तो बैरम खां इसमें जीत हुई भी, यानी कि अकबर की जीत हुई और हेमू हार गया। तो दूसरा युद्ध यह था 5 नवंबर 1556। अब बात करते हैं तीसरी और अंतिम युद्ध की। तो तीसरा युद्ध हुआ दोस्तों 14 जनवरी 1761 को। 14 जनवरी 1761 को जो ना पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, जिसमें भी आपके एक तरफ थे मराठा और एक तरफ था अहमद शाह अब्दाली। तो दोस्तों देखिए मराठे यहाँ पर सर्दी का टाइम था उत्तरी भारत में, और मराठे जो है लुंगी में आए थे। यानी कि देखिए क्योंकि महाराष्ट्र साइड या उस साइड ज़्यादा लुंगी वाले चलते हैं, तो आदमी या उस तरीके का पहनावा इस टाइप का उनका। तो यहाँ पर बहुत ठंड थी भी उस टाइम पे, और मौसम की मार को वे सहन नहीं कर पाए। जो 14 जनवरी 1761 को युद्ध हुआ दोस्तों, उसमें अहमद शाह अब्दाली जो है जीत गया, मराठों की उसमें हार हुई। कई बार पूछ भी लिया जाता है मराठों का नेतृत्व किसने किया था उसमें से। तो आपका आंसर रहेगा भी, जो मराठों का नेतृत्व किया था। आपका उस क्वेश्चन का आपको कमेंट करना है, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ भी, आप कमेंट करके बताइएगा जो मराठों का नेतृत्व था वो किसने किया था तीसरे जो है ना पानीपत की लड़ाई में। उसके बाद अगला क्वेश्चन अभी, कौन चीनी यात्री हर्षवर्धन के समय के दौरान भारत का दौरा किया था। यानी ऐसा कौन सा चीनी यात्री था दोस्तों जो हर्षवर्धन का टाइम चल रहा था जो है ना उस समय भारत का दौरा उसने किया था। ए ऑप्शन आपका मेगास्थनीज, बी ह्वेनसांग, सी आइसिंग या डी फाइयान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा भी ह्वेनसांग। ह्वेनसांग चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के समय के दौरान जो ना भारत आया दोस्तों। हर्षवर्धन का कार्यकाल की बात करता हूं दोस्तों, 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक दोस्तों हर्षवर्धन का कार्यकाल रहा। हर्षवर्धन के समय से दोस्तों जो हरियाणा की हिस्ट्री है उसमें जिक्र आता है दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। फाइयान जो दोस्तों वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय काल में भारत आया था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था दोस्तों, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय नेता लोकमान्य के रूप में प्रसिद्ध है। यानी एक उपनाम दिया गया है, लोकमान्य किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन अभी बीजी तिलक, बी ऑप्शन अच्युत रंजन दास, सी ऑप्शन आपका विपिन चंद्रपाल और डी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी को पता है, अभी ज़्यादा से ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन और रिपीटेड और स्टैटिक क्वेश्चन है एक तरीके से। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको टिप पर होना चाहिए, यानी कि क्वेश्चन बोला आंसर आया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा भी बाल गंगाधर तिलक, जो लोकमान्य तिलक के नाम से प्रसिद्ध हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा रिवाज का निषेध किया गया। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है।
जब जो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए ऑप्शन वेलेस्ले, बी एम एस हर्ट, सी विलियम बेंटिक या डी हेस्टिंग्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा इन ऑप्शंस में से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अभी विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक दोस्तों 1828 के समय सती प्रथा का जो विरोध किया गया था राजा राम मोहन राय के सहयोग से, तो इसको निषेध किया गया था दोस्तों। विलियम बेंटिक उस समय जो इसका कार्यकाल था। अगला क्वेश्चन है भी जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थंकर कौन था? तो दोस्तों देखिए, जैन परंपरा के अनुसार 24 तीर्थंकर जो है ना जैन धर्म में हुए हैं, जिनमें से पहला तीर्थंकर इनमें से पूछा गया है। 24 में की अगर बात करता हूँ, जो अंतिम तीर्थंकर थे दोस्तों वो माने जाते हैं महावीर जैन या महावीर स्वामी। अब पहला आपको बताना हेमचंद्र। देखिए हेमचंद्र तो था नहीं, क्योंकि हेमचंद्र हेमू रेवाड़ी का शासक था, अंतिम हिंदू शासक था। दूसरा स्थलबाहु, तीसरा ऋषभदेव और चौथा ओगिसार। जो स्थलबाहु था दोस्तों, इसने जो ना जैन संगति हुई थी, 2 जैन संगति, उनमें दोस्तों एक की अध्यक्षता की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा अभी ऋषभदेव। ऋषभदेव पहले इसमें तीर्थंकर थे। 24 तीर्थंकर हुए दोस्तों इसमें, जिसमें से दोस्तों पहला और आखिरी आप याद कर लेना। एक दोस्तों 19वां याद रखना कुंतुनाथ। कुंतुनाथ क्योंकि दोस्तों ये तीर्थंकर जो ना महिला थी, एकमात्र महिला 24 तीर्थंकर में थी, 19वां। उसके बाद 21, 22, 23 भी आप याद रख सकते हैं, जैसे अरिष्टनेमी वगैरह और भी दोस्तों, लेकिन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं आएंगे आपके लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भी जैन परंपरा के अनुसार, ये आपका हो गया दोस्तों क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस साल में हुई थी? 1939, 40, 41 या फिर 42। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा विद डेट, इसको याद रखिएगा भी 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन अभी हर क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया, यानी एवरी, जो दोस्तों मतलब न्यूटन का तो कौन सा नियम पूछा गया है जिसमें दोस्तों बताया जाता है कि हर क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होगी दोस्तों। तो इसमें बताना अभी आपको कौन सा नियम, न्यूटन का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा नियम। एवरी रिएक्शन इज अपोजिट रिएक्शन दोस्तों। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका आता कई बारी। तो न्यूटन का इसमें दोस्तों तीसरा नियम आपका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि किसी भी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया कौन सा नियम न्यूटन का दिखाता है, तो न्यूटन का जो ना दोस्तों तीसरा नियम दिखाता है। इसके बहुत बड़ी एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे हम दीवार पर बॉल मारते भगाते हैं दोस्तों, या लगाते हैं दीवार की तरफ साइड फेंकते हैं, तो दीवार से लगकर बॉल उतनी स्पीड से उल्टी आती है जितनी स्पीड से हम डालेंगे। तो ये एक ईच एंड दोस्तों विपरीत, यानी कि हर क्रिया के बराबर और विपरीत क्रिया का रिएक्शन है, यानी ईच रिएक्शन अपोजिट टू रिएक्शन, तो उसका अपोजिट है दोस्तों। बहुत सारे एग्जांपल इस तरीके के बनते हैं दोस्तों, पहले, दूसरे और तीसरे नियम से। न्यूटन के पहले नियम को बोलते हैं दोस्तों लॉ ऑफ इनर्शिया या जड़त्व का नियम। इन नियमों से दोस्तों सीधे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल से, कि भाई ऐसे ऐसे बॉल डाली दीवार से लगकर वापस आई तो ये कौन सा नियम है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं ये कौन सा नियम है। इस तरीके के जो है ना दोस्तों एग्जाम्पल से न्यूटन के नियम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। तीसरी बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ हुआ था? तो देखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म में जो ना 4 परिषद हुई थी, बौद्ध संगतियाँ हुई थी या बौद्ध परिषद हुई थी, जिनको बारे में मैं डिटेल से बताता हूँ, चारों याद रख लेना, क्वेश्चन बहुत बारी पूछे जाएंगे। सबसे पहली बौद्ध संगति हुई थी दोस्तों आपकी, 1 सेकेंड रुकिएगा भी आप। तीसरी बौद्ध परिषद पूछा का, तो पहले इसका आंसर कीजिएगा, ए पाटलिपुत्र, बी कश्मीर या सी कन्नौज या फिर डी इलाहाबाद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा तीसरा। जो आपका बताना भी कौन सा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, आपको समय दे रहा हूँ, 1 सेकेंड आपकी कमेंट आने चाहिए जल्दी से जल्दी। तीसरी बौद्ध परिषद है, तब तक मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। देखिए सबसे पहली बौद्ध परिषद हुई थी भी राजगृह या राजगृह में दोस्तों, राजगृह में सबसे पहली। उसके बाद दूसरी हुई वैशाली में। अब तीसरी जो क्वेश्चन में पूछा तो ये हुई थी भी आपकी पाटलिपुत्र में। आप ट्रिक भी बनाकर याद कर सकते हैं दोस्तों, इसकी ट्रिक मैं बताऊंगा किस तरीके से चारों स्थानों को याद रख सकते हैं। और चौथी आपकी हुई थी भी कुंडलवन में या फिर कश्मीर में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले राजगृह, राजगृह से क्या बना, राजा। दूसरा भी वैशाली में, तीसरा भी पाटलिपुत्र और चौथा कश्मीर या कुंडलग्रम। तो आप यहाँ से एक ट्रिक बनाकर याद रखना भी, राजा ने वैशाली, पहली राजगृह में, दूसरी वैशाली में, राजा ने वैशाली को पटा लिया। पटा से दोस्तों पाटलिपुत्र, और कहाँ लिया, कश्मीर या कुंडलवन में पटा लिया। तो ये ध्यान रखना, ये है। पहली हुई थी भी 484 ईस्वी में दोस्तों, दूसरी 383 ईस्वी में,
तीसरी आपसे पूछ ले भी 352 ईस्वी में या 355 351 से 55 के बीच में रहा था, आप यही ध्यान रखना। और चौथी हुई थी बात आपकी 78 ईस्वी पूर्व में। शासक भी कई बार पूछ ले जाते हैं, कौन कौन शासक था। चौथी बहुत बारी पूछ जाती है, चौथी के टाइम पे शासक कौन था भी, कनिष्क। तीसरी के टाइम पे कौन था दोस्तों, अशोक। दूसरी के टाइम पे कौन था, कालाशोक। इस तरीके से दोस्तों शासक और अध्यक्ष वगैरह पूरी डिटेल में एक बार फिर से आपको बता दूंगा। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट था जिसमें ये क्वेश्चन दोस्तों आपने बताए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे दोस्तों। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम हर रोज़ दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन का जो सेट आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जब तक आपका सीईटी एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता दोस्तों। क्योंकि अच्छे नंबर से लेना क्लियर तभी माना जाएगा जब आप टॉपर्स में आएगा दोस्तों। सीईटी क्लियर करने का ये नहीं कि भी आपने 50 नंबर ले ली तो आपका सीईटी क्लियर हो गया। आप किसी भी भर्ती का मुंह नहीं देख पाओगे सी ग्रुप की, अगर आपने 50 ही नंबर लिए तो कम से कम 60 65 70 नंबर के पास आपको फाइट करनी है भी पहुंचने के लिए। उसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट लगातार लगाते रहिए और सेल्फ स्टडी भी जरूरी भी जो आप करते रहिए। इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।